नहीं हटाया गया। इस पार्टी ने लंबे अरसे तक देश का नेतृत्व किया। उनकी भाषा इतनी नीचे गिर सकती है कि मैंने कभी सोचा नहीं। ये सीढ़ी कांग्रेस ने ही उतारी है, क्योंकि हार्दिक खानगी मिलता है तो खाली कांग्रेस के लीडर्स को मिलता है। तो आप जान सकते हो कि कौन बना सकता है, उसके रूम में कौन एंटर हो सकता है। कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर पूरा ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि हार्दिक से जनता को कैसे दूर कर दिया जाए। गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है। सूबे की सत्ता पर 22 साल से कब्जा जमाए बैठी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस में लगातार मंथनों का दौर चल रहा है। उम्मीदवारों को टिकट देने से लेकर गुजरात में पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के साथ समर्थन के मुद्दे पर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। रियलिटी है, ये देखो पब्लिक खड़ी हुई है, पब्लिक खड़ी हुई है और पब्लिक क्लैप कर रही है। तो गुजरात की सियासत में चुनाव से पहले भारी उलटफेर भी दिखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस ने अभी तक पाटीदारों के आरक्षण की मांग पर अपना रुख साफ नहीं किया है, तो हार्दिक पटेल के करीबी लगातार उनका साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में जा रहे हैं। कभी हार्दिक पटेल का साया कहे जाने वाले और पाटीदार आंदोलन से उभरे नेता केतन पटेल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो उधर कथित सेक्सीडी में फंस चुके हार्दिक पटेल को राजधानी गांधीनगर के मनसा में रैली करने की इजाजत नहीं देकर गुजरात का सियासी पारा चढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं इस रैली में 50,000 से ज्यादा लोग आने वाले थे, इसलिए इस रैली को कैंसिल कर कहीं ना कहीं पब्लिक को न लाने देने के लिए पुलिस को बहुत सारा वहां पर इकट्ठा किया गया है। अभी जो चल रहा है वो आंदोलन नहीं, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग जो आंदोलन में जुड़े थे, और अभी जो सीजन है इलेक्शन का, तो ये इलेक्शन की टिकट के लिए सब कांग्रेस के ऑफिस में और दिल्ली सब चक्कर काट रहे। लेकिन गुजरात का एक शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए कभी सौराष्ट्र का पेरिस तक कहा जाता था, इन सियासी उतार चढ़ाव पर नजरें गड़ाए हुए है। गुजरात के मन में क्या है, जामनगर के लोगों के दिल में क्या है, गुजरात चुनाव से जामनगर क्या चाहता है, इन्हीं सवालों की पड़ताल में न्यूज नेशन की चुनावी यात्रा साबरमती से होकर अहमदाबाद, मेहसाणा, वडनगर, नाडियाड, गोधरा, आणंद, खंभात, राजकोट, कच्छ से होते हुए जामनगर पहुंच चुकी है। जामनगर, जाम यानी राजा, राजाओं का नगर, फिर नवा नगर, फिर जब पेरिस की तर्ज पर बसाया तो हिंदुस्तान का पेरिस, उसके बाद पीतल नगरी, उसके बाद अब रिफाइनरी सिटी, यानी बदलता हुआ शहर जामनगर जो वक्त के साथ साथ बदलता है। ऐसे शहर बिरले ही होंगे जिनमें इतना बदलाव आता है। जामनगर को अगर इतिहास से देखते हैं तो ये 1540 तक जाता है, लेकिन अगर हम पौराणिक काल में घुसते हैं तो इसका रिश्ता भगवान कृष्ण से जुड़ता है। ऐसे शहर की कहानी जिसमें बहुत सारी यादें हैं, इतिहास है और भविष्य की आंख में झांकने की ताकत भी। तो इस शहर में इस बार चुनाव की डांडी यात्रा में देखते हैं जामनगर के मुद्दे, किस तरह जामनगर अपने आप को गुजरात के इस चुनाव में कहां खड़ा करता है, विकास की इस यात्रा को जामनगर ने किस तरह देखा। चलिए फिर देखते हैं चुनाव की डांडी यात्रा जामनगर से। जामनगर को अपने अतीत पर फख्र है, और हो भी क्यों ना। जामनगर शहर को साल 1540 में जामरावल ने बसाया था, जो कच्छ से विस्थापित एक जडेजा राजपूत नेता थे। जडेजा वंश गुजरात का सबसे बड़ा राजपूत वंश माना जाता है। जडेजा राजपूतों के सौराष्ट्र में लगभग 700 गांव हैं। जामनगर को 4 शताब्दियों तक प्राचीन नवानगर की समृद्ध रियासत की राजधानी रहने का गौरव हासिल था। तो जामनगर को काठियावाड़ का गहना भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, जामनगर में छोटे बड़े कई मंदिर भी मौजूद हैं। इस वजह से जामनगर को छोटा काशी भी कहा जाता है। जामनगर शहर रणमल झील के इर्द गिर्द बसा है। यह रंगमती और नागमती नदियों के संगम पर स्थित है। हालांकि साल 1920 में महाराजा कुमार श्री रणजीत सिंह ने इस शहर का नवीनीकरण किया और फिर ये जामनगर या जामों का शहर के नाम से जाना जाने लगा।
भूगोल की बात करें तो जामनगर समंदर के किनारे बसा एक शहर है। ये अरब सागर से लगा कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है, जो अहमदाबाद से 300 किलोमीटर और राजकोट से 92 किलोमीटर दूर है। जामनगर के समुद्री किनारे से करीब 16 नॉटिकल मील दूर अरब सागर में पिरोटन द्वीप है, जो अपनी तरह का एकमात्र मरीन नेशनल पार्क है। जामनगर में आधुनिकता और प्राचीनता की शानदार जुगलबंदी देखी जा सकती है। जामनगर की खूबसूरती आंखों को हैरान कर देती है। शहर के बीचों बीच ये लखोटा झील है, जो जामनगर के लोगों के फेवरेट टाइम पास जगहों में से एक है। हालांकि लखोटा झील से भी किस्से जुड़े हुए हैं। एक राजा की सूझबूझ का ये नतीजा है। शहर के बीचों बीच ये दिलकश झील आपको अपनी तरफ खींच लेती है, और अगर आप जामनगर में हैं तो लाखोटा तालाब आपको बुला लेता है। ये शहर के बीचों बीच का खूबसूरत तालाब अपने साथ बहुत से किस्से समेटे हुए है। इस झील को बनाया गया उस दौरान में जब इस पूरे इलाके में अकाल पड़ा हुआ था और जाम साहब को लगा कि हजारों लोग अचानक मौत के मुंह में जा सकते हैं, तो उनको रोजगार देना है और उसके लिए क्या कराया जाए। तो ये झील खुदवाई गई। इस झील में हजारों मजदूर, उनको 7 से 8 साल तक वो रोजगार मिलता रहा, और उसके बाद इस झील में जब पानी भरा तो इससे शहर को जिंदगी दी। अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। लखोटा तालाब के बीच लखोटा महल देखा जा सकता है, जहां दुर्लभ संग्रह और कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इस संग्रहालय में 9वीं और 18वीं सदी के कला के नमूने और करीबी मध्ययुगीन गांवों की कविताएं मौजूद हैं। तो संग्रहालय के भीतर एक चौकी है, जहां तलवारें, बंदूकें और हथियार मौजूद हैं, जो उस समय में एक क्षेत्र की सेना कितनी बलवान और शक्तिशाली रही होगी इसका सबूत है। कहते हैं कि जामनगर शहर कभी 4 दरवाजों के अंदर बसा था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, दरवाजे खुलते गए और लोग आते गए। नतीजा ये हुआ कि जामनगर में अब महज एक गेट है। ये जामनगर है ना, वो पूरे के पूरे 4 दरवाजे के अंदर बसा हुआ है। 4 दरवाजा, खंभालिया गेट जिसको बोलते हैं, बेड़ी गेट बोलते हैं, खोजा का नाका बोलते हैं। इस तरह से 4 गेट के अंदर जामनगर पूरा बसा हुआ है। और जाते समय जितना समय जाता गया, पब्लिक बढ़ती गई, इससे दरवाजा सब निकाल दिया। अभी एक ही दरवाजा बचा है। जामनगर में प्रताप विलास पैलेस, भुजिया कोठा और दूसरी पुरानी ऐतिहासिक निशानियों के चलते सौराष्ट्र को सबसे सुंदर जगह होने का गौरव भी हासिल है। ये जामनगर है तो इसका भी एक किस्सा इस महल के टूटे फूटी इमारत से जुड़ता है, जिसको भुजिया कोठा कहा जाता है। भुजिया कोठा यहाँ से कहते हैं जब ये रणमल ने ये बनवाया था, ये पूरा का पूरा तालाब, उसी के वक्त ये कोठा बनाया गया था, जिसके अंदर से एक रास्ता यहाँ के लोगों का मानना है कि भुज तक पहुँचता है। यानी कई 100 किलोमीटर का रास्ता ज़मीन के अंदर से तैयार किया गया, वो लेक तैयार की गई। जामनगर में सिर्फ इतिहास की विरासत ही नहीं पसरी हुई है, बल्कि यहाँ के महाराजा रणजीत सिंह का क्रिकेट को भी काफी योगदान है। रणजीत सिंह खुद एक विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट शख्सियत रहे। इन्होंने इस शहर पर 1907 से 1933 तक शासन किया और 1914 में सर एडवर्ड लुटिस नामक वास्तुकार की मदद से इस शहर का पुनर्निर्माण भी कराया। महाराजा रणजीत सिंह यूरोपीय आर्किटेक्ट से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने यूरोपीय शैली के अनुसार इस शहर को बनवाया था। जामनगर की खूबसूरत देश को कई है, लेकिन अगर हम खेल के मैदान को छोड़ देते हैं तो शायद ये अधूरी बात होगी, क्योंकि रणजी ट्रॉफी जिसको आप जानते हैं वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर है और उसके पीछे उनकी क्रिकेट में जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर शुरू हुआ। इंग्लिश क्रिकेट में उनको मिड समर नाइट ड्रीम्स ऑफ क्रिकेट कहा जाता था। तो जामनगर के खूबसूरती के उद्यानों से निकला एक फूल हिंदुस्तानी क्रिकेट भी है, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह का एक बड़ा हाथ है। जामनगर शहर को भारत के पेरिस का खिताब मिल चुका है। विलिंगडन क्रिसेंट, प्रताप विलास महल, सोलेरियम जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल यहाँ देखे जा सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के समय यहाँ पर वेदी बंदरगाह बनाया गया, तो साथ में रेलवे की लाइनें भी बिछाई गईं। जामनगर में आधुनिक मेडिकल साइंस को भी बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश की गई। आयुर्वेद के साथ साथ
तब सूर्य की किरणों से मरीजों के इलाज के लिए सोलेरियम की मशीन विदेश से यहाँ मंगाई गई थी। ये सोलेरियम है। सोलेरियम जो सोलर से लिया गया शब्द है, यानी सूर्य की किरणों से इलाज। द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांस में 2 सोलेरियम थे और उस वक्त महाराजा, जामनगर के महाराजा थे, वो दुनिया भर से उन तमाम तकनीकों को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे थे जिनसे इस शहर में एक अलग क्रांति दिखाई दे, वो तकनीक की हो। इसके लिए, इलाज के लिए इसको लाया गया। सूर्य की किरणों से इलाज किया जाता था, अलग अलग रोगों का इलाज था। 1996 में यहाँ लंबे समय से कार्यरत एक चिकित्सक की मृत्यु के बाद ये एक तरह से अबंडन हो गया। लेकिन इतिहास के पन्नों पर जामनगर की खूबसूरत सी कहानियों में से एक कहानी ये भी है। सोलेरियम मशीन मेडिकल साइंस की तब उन्नत तकनीकों में से एक थी, लेकिन इतिहास की विरासत जामनगर में अभी भी मौजूद है। ये बात अलग है कि इसका इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं रहे, तकनीक बदल गई और इस मशीन की चमक भी वक्त के धूल में खो गई। ये जालों से भरा हुआ इस वक्त आपको ये मशीनरी जो दिख रही है, उस वक्त की एक उन्नत तकनीक थी। दुनिया के किसी भी देशों में उस वक्त नहीं था। सिर्फ फ्रांस में 2 इस तरह के सोलेरियम थे जिनका इस्तेमाल रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता था। सूरज की रोशनी के साथ साथ अलग अलग तरीके की बीमारियों का इलाज हो सके। ये इस तरफ आपको दिखाई दे रहा हुआ बोर्ड, उन मरीजों के फ़ोटो आज भी हैं जिनके कभी यहाँ इलाज हुए थे, उनके फ़ोटो उनकी बीमारियों को दिखाते हुए। हालांकि अब ये बुरी तरह से जर्जर है। खूबसूरत मशीनरी, इंजीनियरिंग, तकनीक और मेडिसिन्स के बीच का जो रास्ता, जिसमें हम कह सकते हैं आयुर्वेद का यहाँ काफ़ी इस्तेमाल हुआ, लेकिन उस दौरान सूरज की किरणों से इलाज की ये अवधारणा जामनगर की एक बेहद खूबसूरत कोशिश थी। एक समृद्ध इतिहास के साथ ही जामनगर व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र रहा। समंदर से अगर जामनगर का रिश्ता बेहद मजबूत रहा है तो ये ब्रास कैपिटल भी कहलाता है। राजाओं का ये शहर कब पीतल नगरी में बदला किसी को मालूम नहीं। एक छोटे से उद्योग के तौर पर यहाँ से शुरू हुआ जामनगर से काम, आज इसको ब्रास कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। हमारे जामनगर में प्लेन से साइकिल का, बाइक का वाल भी बनता है। वाल भी बनता है? वाल भी बनता। मुरादाबाद से क्या अलग है? मुरादाबाद को भी हम पीतल नगरी कहते हैं। मुरादाबाद में ओलो मूर्तिओ ये બધું બનાવે છે। અહીંયા બધું અમારા ब्रास, वो छोटे मोटे बोल्ट ऑल आइटम बनती है। जीएसटी ब्रास में लगाने के बाद मतलब जो पीतल इतना महंगा है, फिर इसके ऊपर 28 की जगह 18% हो गया। 18% लगाएंगे तो इसकी प्राइस कहाँ जाएगी? को लगता है जीएसटी से नुकसान हो रहा है व्यापारी का? या थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा। लेकिन क्या 10-12% जीएसटी हो जाए तो फिर साइकिल में चालू थी जाए। फिर साइकिल चालू हो जाए। बस देखो भाई, 60 साल का जो ये जमा हुआ कचरा है ना, वो निकालने में कम से कम, अपने घर में बुजुर्ग है ना, उसको मरने में 20 साल लगता है, तो इसका निकालने में कम से कम 10 साल तो लगेगा। 10 साल लगेगा। मतलब आप लोग नाराज नहीं? नहीं नाराज नहीं। इस कारखाने को, अगर इस धंधे को यहाँ जामनगर में ताकत दी जाए तो इनका कहना है इससे और रोजगार बढ़ सकता है। जामनगर पूरी दुनिया में इसीलिए जाना जाता है कि इससे यहाँ से निकलने वाला पीतल का सामान क्वालिटी का होता है। जामनगर सिर्फ ब्रास कैपिटल ही नहीं, बल्कि बांधनी कला और जरी की कढ़ाई के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। जामनगर की पहचान अलग तरीके से है। अगर इसको राजाओं का शहर कहते हैं, इसको ब्रास सिटी कहते हैं, तो उससे भी पहले इसको बांधनी का शहर कहा जाता है। वो बांधनी जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है और जामनगर की पहचान भी उसके साथ साथ चलती है। क्या है बांधनी? बांधनी एक्चुअली राजा महाराजाओं के टाइम से है। वो एक्चुअली पहले सिंध में बनती थी, सिंध से जो फिर कच्छ में आई, कच्छ से फिर वो जो माइग्रेट होके लोग आए, उनके साथ ही ये सब पूरा आर्ट आया हुआ है जामनगर में, और ये पूरा बिजनेस बन गया अभी एकदम से। ये आर्ट कच्छ से ओरिजिनली आया हुआ है पूरा। अच्छा, इसको बांधनी क्यों कहा जाता है? क्या वर्ड का मतलब है? इसमें जो डिज़ाइन की होती है उसमें पूरा नॉट्स बांधते हैं, टाइनी नॉट्स बांधते हैं उसमें, उसके वजह से वो बंदेज कहा जाता है। और बंदेज और उनको जो बांधने वाले होते हैं वो बांधारे बोलते हैं उसको, बांधारे। तो उसके वजह से वो बांधनी बन गया वो शब्द। तो डिज़ाइन आप तैयार करते हैं या मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से? नहीं, डिज़ाइन हम लोग ही तैयार करते हैं। मार्केट में मतलब
चलेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, कच्छ, ये कच्छ का ट्रेडिशनल और जामनगर का ट्रेडिशन का ख्याल रखते हुए होता है या मॉडर्न भी अब आजकल? नहीं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है आजकल, बहुत ही उसमें मिक्स एंड मैच भी बहुत चीज़ें हो रही है, जैसे प्रिंट प्लस बांधनी वो भी चल रहा है, शिबोरी प्लस बांधनी वो भी चल रहा है। लेकिन आपको लगता है कि सरकार क्या मदद करे इसमें ताकि ये जामनगर की पहचान हो? सरकार की तरफ से क्या होना? सरकार ने हमको GI रजिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, ताकि ये जो बांधनी वर्ड वो यूज़ नहीं हो सकता है और किधर और किसी और कोई बांधनी वर्ड यूज़ करके उसकी प्रोडक्ट बेच नहीं सकता है। इतिहास के किस्सों के साथ जामनगर ने बदलते वक्त की उंगली पकड़कर नई इबारतें लिखी। लेकिन जो शहर कभी राजाओं का कहलाता था, वहां भी वोटिंग होने वाली है। जामनगर बदलाव चाहता है या नहीं? मौजूदा समय में जामनगर के लोगों के मुद्दे क्या हैं? जामनगर नेताओं से क्या चाहता है? इन तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे न्यूज नेशन की चुनाव यात्रा के अगले एपिसोड में। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ धीरेन्द्र पुंडी, जामनगर।